साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यदि एक भवन के अंतर्गत दो या दो से अधिक जनगणना मकान हो तो उसकी एंट्री हम HLO ऐप के माध्यम से कैसे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हम HLO ऐप लॉगिन करते हैं तो उसके अंतर्गत 6 बॉक्स आता है। उस 6 बॉक्स के अंतर्गत हम मकान सूची की प्रविष्टि पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस के सामने आता है, जिसमें पहला जो प्रश्न है लाइन क्रमांक, यह अपने आप भरा हुआ आपको मिलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है भवन नंबर, तो आप जिस भवन की आप गणना करने गए हों नजरी नक्शा के हिसाब से उस भवन का नंबर आप भर लेंगे। तो हम जो भवन की गणना करने गए हैं उस भवन का नंबर है 3, तो यहाँ पे हम 3 भर लेते हैं। उसके बाद नया बटन पे हम क्लिक करेंगे। दोहराए पे तब हम क्लिक करेंगे जब एक ही भवन में दूसरे जब मकान की हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम नया पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जनगणना मकान नंबर अपने आप जनरेट हो जाता है। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जाता है क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि हाँ तो उनसे SC ID लेकर के भर लेते हैं, नहीं तो नहीं पे क्लिक करते हैं। और चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। तो इसमें मकान के जो फर्श जिस सामग्री से बना है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया हुआ है। 3 का फर्श सीमेंट का बना है, उस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है जनगणना मकान की दीवार किस सामग्री की बनी है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसकी दीवार जिस सामग्री की बनी है उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो ये दीवार ईंट की बनी है, पक्की ईंट की, इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं कि आपकी सामग्री कंक्रीट की बनी है, तो हम कंक्रीट पर क्लिक कर लेते हैं। आपके सामने जैसी परिस्थिति हो इस हिसाब से आप अपने ऑप्शन का चयन करेंगे, अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 7वां प्रश्न है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि जनगणना मकान जो है उसका उपयोग कैसे होता है। आवास की दृष्टि से है कि आवास अनुपयोग, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज या किस तरह से प्रयोग होता है। तो हम जहाँ पे गए हैं जो भी ऑप्शन आपको इसमें से मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। तो हम जहाँ पे गए हैं वह आवास के लिए प्रयोग होता है, तो आवास में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ऊपर जब स्लाइड करते हैं तो नीचे 2 ऑप्शन मिलता है, लाख है, संस्थागत है। तो लाख वाला ऑप्शन खुलेगा केवल आपके सामने। तो चूँकि इसमें परिवार आता है या आवास बंद नहीं है तो हम लाख है ऑप्शन पर कुछ नहीं क्लिक नहीं करते हैं और अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर वो बंद ऑप्शन स्थिति में है तब हम लाख वाले पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आगे बढ़ते हैं, अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 8वां प्रश्न है जनगणना मकान की स्थिति। तो जनगणना मकान की स्थिति के लिए 3 ऑप्शन आता है, जो आपको उचित लगे उस पर क्लिक कर लेना है। ये मकान की स्थिति अच्छी पे हम क्लिक कर लेते हैं, अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपका परिवार जो क्रमांक है अपने आप जनरेट हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने। 9वां जो प्रश्न है परिवार क्रमांक, यह अपने आप जनरेट हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 10वां प्रश्न है इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। इस परिवार में जो व्यक्ति रहते हैं वो 5 हैं, तो हम 5 यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, तो परिवार के यहाँ मुखिया का नाम दिनेश है, तो हम दिनेश टाइप कर लेते हैं। चूँकि यह हिंदी फॉन्ट में है तो आपको हिंदी में ही टाइप करना होगा, अन्यथा यह स्वीकार नहीं करेगा इंग्लिश फॉन्ट में। नाम भर के हम अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 12वां प्रश्न है लिंग, यानी परिवार के मुखिया का लिंग क्या है। तो यह पुरुष है, पुरुष पर क्लिक करते हैं। 13वां ऑप्शन है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या अन्य। यह अगर व्यक्ति अनुसूचित SC है, ST है या अन्य है। अगर SC हो तो SC पे क्लिक करेंगे, ST हो तो ST पे, अन्यथा अन्य कोई जात से होंगे तो हम अन्य पे क्लिक करेंगे। तो हम जहाँ गए हैं वो मकान SC और ST दोनों नहीं है। अगर आपको देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके और यहाँ से आप इस सूची डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जाति SC में है और कौन सी जाति ST में है। हम जहाँ पे गए हैं वो दोनों इसमें नहीं आते हैं, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति।
यहाँ हमको ध्यान देना है कि यह जो मकान है किनका, उनका अपना है या किराए का मकान है, लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं लेकिन कहीं और भी मकान है। तीसरा ऑप्शन है किराए पर रहते हैं लेकिन अपना कोई मकान नहीं है। चौथा है अन्य कोई। तो चूँकि यह मकान उनका स्वयं का है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। 15वां, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। तो यहाँ हम कमरों की संख्या भर लेते हैं, जिसमें पूजा घर, रसोई घर को छोड़ करके बाकी रहने वाले जो कमरे हैं उसको हम भरते हैं। तो यहाँ रहने वाले कमरों की संख्या 3 है, 3 भर लेते हैं। 16वां प्रश्न है कि परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो यहाँ परिवार में एक दंपति रहता है, पति पत्नी एक दंपति रहता है, उसको हम भर लेते हैं। उसके बाद सीधे अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 15वां प्रश्न है पेयजल का मुख्य स्रोत। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पेयजल का मुख्य स्रोत हैंडपंप है, वहाँ उस पर क्लिक करते हैं। अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर वह परिसर के अंदर है तो एक पे क्लिक करेंगे, दूसरा परिसर के निकट, तीसरा परिसर से दूर। परिसर से अंदर का मतलब कि उनके कैंपस के अंदर हो, परिसर के अंदर हो या मकान के अंदर हो, उसको परिसर का अंदर बोला जाता है। अगर वह जो पेयजल का स्रोत है अगर ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर से के अंदर हो और शहरी क्षेत्रों में 100 मीटर के अंदर हो तो उसको परिसर के निकट माना जाता है। अगर वह इससे दूर हो तो उसको दूर माना जाता है। तो हम जहाँ गए हैं तो वहाँ जो पानी पेयजल की उपलब्धता है उनके घर में है तो परिसर के अंदर हो गया, उस पर क्लिक करेंगे। अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत। तो यहाँ प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली, इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शौचालय की सुलभता केवल एक परिवार के लिए, इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 परिवार को साथ साझा करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। और सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं तो तीसरे पे, खुले में जाते हैं तो चौथे ऑप्शन पे, तो वहाँ पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। शौचालय का प्रकार आप देख लेंगे इन सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही हो। तो यहाँ उनके पास सेफ्टी टैंक है, उस पर क्लिक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है? तो यहाँ पे गंदे पानी की जो निकासी है ये ढकी हुई नाली है, तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कि ढकी नाली है, खुली नाली है, किसी नाली में नहीं जाता है, ऐसे बहता है, तो यहाँ ढकी नाली, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता। हाँ या नहीं? हाँ तो स्नान गृह है कि बिना स्नान गृह के स्नान करते हैं, तो इनके घर स्नान गृह है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। इसके लिए कई ऑप्शन हैं। रसोई घर के अंदर खाना बनता है, घर के भीतर खाना पकाते हैं, परंतु रसोई घर नहीं है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं और खाना नहीं पकाते हैं। तो चूँकि जहाँ हम गए हैं उनके यहाँ रसोई घर है और रसोई घर के अंदर चूँकि गैस पे खाना बनता है तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर गैस पे खाना नहीं बनता तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। 25वां प्रश्न है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। यहाँ खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? तो चूँकि हम जहाँ पे गए हैं वहाँ उनका मुख्य ईंधन, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जलाऊ लकड़ी, फसल, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पीएनजी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर क्या क्या उपलब्ध है? तो मोबाइल स्मार्टफोन के पास है, उन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न की उपलब्धता पूछ रहा है, तो टेलीविज़न कैसा है? मुफ्त डिश है, डीटीएच है, केबल कनेक्शन है, अन्य कोई है कि नहीं है? इनके यहाँ टीवी है, मुफ्त डिश है। अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इंटरनेट की सुविधा लैपटॉप में है कि मोबाइल स्मार्टफोन में? तो इनके पास मोबाइल और स्मार्टफोन है, उस पर क्लिक करते हैं। 29वां प्रश्न है लैपटॉप है कि नहीं है? लैपटॉप या कंप्यूटर इनके पास है कि नहीं है? तो इनके पास नहीं है, नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन हाँ या नहीं? हाँ तो केवल लैंडलाइन कि केवल मोबाइल स्मार्टफोन या अन्य साधारण मोबाइल कि दोनों कि नहीं? तो चूँकि इनके पास केवल स्मार्टफोन है और साधारण मोबाइल दोनों है तो हम दोनों पर क्लिक करते हैं, अगले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। 31वां प्रश्न है साइकिल और स्कूटर ऑब्लिक मोटरसाइकिल ऑब्लिक मोपेड इनमें से कौन सा साधन उनके पास उपलब्ध है? साइकिल मोटरसाइकिल दोनों हो तो दोनों पे क्लिक करेंगे, नहीं हो तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो इनके यहाँ साइकिल और इस मोटरसाइकिल दोनों है तो हम दोनों पे, तीसरे वाले ऑप्शन दोनों पे क्लिक करते हैं। कार, जीप, वैन यानी इनके पास 4 व्हीलर है कि नहीं है? तो अगर है तो हाँ तो एक पे, नहीं तो 2 पे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करते हैं, अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 33वां प्रश्न है परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज।
इनके द्वारा मुख्य रूप से कौन सा अनाज प्रयोग किया जाता है, तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ चावल मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो हम चावल पे, या उस परिवार से आप पूछ लेंगे कि चावल या गेहूँ, तो कुछ परिवारों में गेहूँ का प्रयोग ज़्यादा होता है, कुछ परिवार में चावल का ज़्यादा प्रयोग होता है। पूछने पर पता चला कि उनके यहाँ गेहूँ का प्रयोग ज़्यादा होता है, उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे परिवार का मोबाइल नंबर, परिवार के मुखिया का या परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर मांग लेते हैं, उसको भर लेते हैं। यह जो मोबाइल नंबर है वो गोपनीय रखा जाएगा, इसमें जो भी डाटा भरा जाएगा गोपनीय रखा जाएगा, आपके पास कोई OTP नहीं जाएगा, अतः आप मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, इसमें देने में आपको कोई हिचक नहीं है। तो भर लेते हैं, और मोबाइल नंबर भरने के बाद कुल 34 प्रश्न होते हैं। 34 प्रश्न भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने जो जितना हमने डाटा भरा है पुनः आपके सामने प्रदर्शित होने लगता है। आप सभी डाटा को एक बार चेक कर लें। पूरा चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सब सही है, हमारे द्वारा भरा हुआ डाटा अगर सब सही है, तो आप पुष्टि है पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप पुष्टि पे क्लिक करते हैं, आपका सारा डाटा फीड हो जाता है और आपका अगला जनगणना मकान भरने के लिए इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। अब हमें उसी भवन में अगले मकान नंबर को भरना है, दूसरे मकान हमको अब उसी भवन में हमको दूसरे जनगणना मकान को भरना है। अर्थात हमने अभी भवन संख्या 3 में एक मकान की गणना की, अब उसी भवन संख्या 3 में हमको अगले मकान की गणना करनी है। इसमें 2 परिवार रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन क्रमांक अपने आप जनरेट होता है, भवन नंबर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भवन नंबर पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अब दोहराए बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोहराए बटन पे क्लिक करते हैं, वह भवन संख्या जो पहले हम लोग भरे, इसके पहले भी भवन संख्या 3 था, भवन संख्या 3 अपने आप यहाँ पे आ जाता है, यानी भवन संख्या वही रहेगा। और उसके बाद जनगणना मकान पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उसके बाद जनगणना मकान पे क्लिक करने के बाद नया वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, अगला जनगणना मकान नंबर अपने आप जनरेट हो जाता है। अर्थात भवन संख्या 3 के अंतर्गत इसके पहले जो हमने गणना की है वो चौथा जनगणना मकान था, और ये जनगणना मकान नंबर 5 है भवन संख्या 3 के अंतर्गत, यानी भवन सेम रहेगा, जनगणना मकान आपका बदल जाएगा। यहाँ आप दोहराए वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पुनः आपसे पूछा जाता है कि क्या परिवार ने सेल्फ इन्यूमरेशन ID अपने पास सुरक्षित रखी है, अर्थात उन्होंने स्वजनगणना पूरी कर ली है। तो अगर हाँ, तो उनसे आप ID लेकर के सारा डिटेल भर सकते हैं, नहीं तो नहीं पे क्लिक करते हैं, और आप यहाँ से पुनः वही प्रक्रिया जो इसके पिछले हम लोग ने जनगणना मकान में किया है कि जनगणना मकान में प्रयुक्त फर्श की सामग्री, तो जो कुछ है हम लोग उस पर क्लिक करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम सारा डिटेल हम भरते जाते हैं, तेज़ी से भर लेते हैं, सारी प्रक्रिया वैसे ही दोहरानी है हमको। तो हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं सीधे। यहाँ आप देख रहे हैं परिवार जो क्रमांक है, इसके पहले 2 था, अब यहाँ पे परिवार क्रमांक 003 यानी 3 हो गया, और इसमें रहने वाली संख्या की व्यक्ति की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें रहने वाले व्यक्ति की संख्या 4 है। और इसमें भी जो परिवार के जो मुखिया का नाम वो दिनेश हैं, उनके भाई एक हैं रमेश रहते हैं, तो रमेश को भर लेते हैं, रमेश। उसके बाद अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये सब भरते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। स्वामित्व की स्थिति अपना आगे बढ़, उपलब्ध कमरों की संख्या, तो यहाँ 3 कमरे हैं। विवाहित दंपतियों की संख्या 1 है, भर करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसके वाले सारे ऑप्शन को हम वैसे ही भरते जाते हैं, जो कुछ उनसे पूछते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
33वां प्रश्न है कि परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, तो यहाँ मुख्य अनाज जो है चावल है। इनके यहाँ पूछ लेंगे चावल या गेहूँ के जिसका प्रयोग करते होंगे, तो इनके यहाँ चावल का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा, तो चावल पर क्लिक कर देंगे, अगला वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर पुनः यहाँ पे इनके परिवार का जो मोबाइल नंबर है उनसे पूछ करके हम दर्ज कर लेंगे। और मोबाइल नंबर या जो भी डाटा आप इसमें भरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप किसी के साथ शेयर ना करें और ये डाटा सब सुरक्षित रखना है, गोपनीय रहेगा। तो हम मोबाइल नंबर भर लेते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, एक बार पुनः हमारे सामने जितना हमने डाटा भरा है सब खुल के सामने आता है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सब डाटा सही है। अगर सही है तो पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। पुष्टि पे क्लिक करने के बाद से पुनः अगला मकान, जनगणना मकान हमको भरने के लिए इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। अब हमको चेक करना है, अब हम थोड़ा सा बैक जा कर के चेक कर लेते हैं कि हमने जो डाटा भरा है वो कहाँ शो हो रहा है। तो इसको बैक जाते हैं और यहाँ पे मकान सूची की प्रविष्टि के बगल में डेटा अपडेट करने वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमको दोनों ऑप्शन दिखेगा। पहला वाला है जनगणना मकान नंबर 4 परिवार क्रमांक 2, ये है दिनेश जिसकी अभी हमने फीडिंग की, इसके पहले फीडिंग की थी। उसके बाद से जनगणना मकान नंबर 5 भवन नंबर 3, इसमें भी भवन नंबर 3 है, यहाँ भी भवन नंबर आपका 3 है, दोनों में भवन नंबर 3 है, लेकिन जनगणना मकान यहाँ 4 है और यहाँ पे जनगणना मकान 5 है। इस प्रकार हम, और यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी अगर आपको लगता है गलत है तो यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो 6 बॉक्स हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल एक अलग वीडियो में बताएंगे कि 6 बॉक्सों का उपयोग क्या किया है। जनगणना जब हम मकान गणना करेंगे तो 6 वाले बॉक्स का अलग अलग काम है, कहाँ कब सिंक करना है, सारांश कहाँ से देखना है, डाटा अपडेट कहाँ से करना है, कब सिंक हो जाने के बाद संशोधन करना है, ये सारे ऑप्शन एक हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। हमें लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।